नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नगमा। तो शुरुआत करते हैं आज की लीड स्टोरी से, कहानी पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान दुनिया के सामने घड़ियाली आंसू बहा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जगह जगह जा रहे हैं और भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए एक लंबी चौड़ी टीम के साथ देशों के दौरे पर निकले हुए हैं। लेकिन क्या उन्हें किसी तरह की कोई कामयाबी मिल रही है? इसके साथ साथ एनडीटीवी दुनिया में रिपोर्ट गाजा से, गाजा में कचरे में तलाशा जा रहा है खाना, और जानेंगे कि यूक्रेन पर रूस के हमले आखिर कब बंद होंगे। अभी भी जारी है रूस का हमला। साथ ही ऑस्ट्रेलिया की कहानी, और जानेंगे कि कौन है वहां की सबसे कम उम्र सांसद, और आखिर में बिना सांबा के कितने कैसे लगेंगे रियो के समंदर। आज की जो लीड स्टोरी है उससे पहले एक अहम खबर। तो सोमवार का दिन ब्रिटिश फुटबॉल में जश्न का दिन था। लंदन में लिवरपूल, क्रिस्टल पैलेस और आर्सेनल की महिला टीम जीत के जुलूस निकाल रही थी, लेकिन लिवरपूल के जुलूस में रंग में भंग हो गया। एक शख्स ने जानबूझकर या फिर अनजाने में भीड़ पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, जिससे कई लोग जख्मी हो गए। अच्छा खासा जश्न, जिसमें 10 लाख के आसपास लोग शरीक हो रहे थे, वो मातम में बदल गया। प्रीमियर लीग विजेता लिवरपूल की जीत की खुशी में लंदन की सड़कों पर जश्न। जिन खिलाड़ियों को पास से देखने के लोग तरसते हैं, वो खुली बस में एकदम पास नजर आ रहे थे। 16 किलोमीटर लंबे विजय जुलूस में हर तरफ लाल धुआं दिख रहा था, लेकिन रंग में भंग हो गया। इंग्लैंड के लिवरपूल शहर में सोमवार को प्रीमियर लीग की ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहे लाखों लोग उस वक्त दहशत में आ गए जब एक तेज रफ्तार कार भीड़ में घुस गई। संकरी सी गली वाटर स्ट्रीट में जश्न मनाते लोगों की भीड़ पर गाड़ी चढ़ गई। ग्रे रंग की मिनी वैन ने पहले पैदल जा रहे एक शख्स को टक्कर मारी और फिर भीड़ में घुस गई। बताया जा रहा है कि इस जश्न में तकरीबन 10 लाख लोग शामिल हो रहे थे। हादसे में 47 जख्मी हुए हैं और 20 को मौके पर ही मरहम पट्टी के बाद घर जाने दिया गया है। मौके पर मौजूद लोगों के जहन से हादसे का नजारा निकल ही नहीं रहा है। लिवरपूल के मेयर मौके पर पहुंचे और घायलों के जल्द ठीक होने की उम्मीद जाहिर की। We just hope and pray that those people recover from those injuries quickly, but also from the trauma of the events. यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हादसे पर गहरा दुख जताया है और कहा कि पूरा देश लिवरपूल के साथ है। Those injured, which of course includes children, their families, their friends, the whole community, Liverpool fans everywhere, and Liverpool stands together, and the whole country stands with Liverpool. दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी हाल के दिनों में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। 3 महीने पहले जर्मनी में एक अफगान शरणार्थी ने लोगों पर कार चढ़ा दी थी, जिसमें 28 लोग घायल हुए थे। पिछले साल 20 दिसंबर को जर्मनी के ही मैग्डेबर्ग शहर के क्रिसमस बाजार में एक शख्स ने लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। नए साल के मौके पर अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स में एक शख्स ने भीड़ को कार से रौंद दिया था, जिसमें 10 लोग मारे गए थे और 30 घायल हुए थे। लंदन वाले मामले में 53 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। ये मामला किसी भी तरह से आतंकवाद से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आरोपी के बारे में पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है। ब्रिटेन में इस तरह के मामलों में आरोपी का नाम तब तक जाहिर नहीं किया जाता है जब तक कि उस पर आरोप न पेश कर दिए जाए। और आइए अब देखते हैं आज की लीड स्टोरी। शहबाज शरीफ एक लंबी चौड़ी टीम लेकर दौरे पर निकले हैं। अलग अलग मुल्कों में जा रहे हैं और मकसद है कि पाकिस्तान को पाक साफ और पीड़ित साबित करें और भारत को आक्रामक बताएं।
तुर्की और ईरान का उन्होंने दौरा कर लिया है और अब अजरबैजान और ताजिकिस्तान जाने वाले हैं। घड़ियाली आंसू बहाते हुए भारत के सामने बातचीत की भी पेशकश कर रहे हैं, लेकिन हमेशा की ही तरह गोलमोल अंदाज में। इस बार भारत पाकिस्तान के आंसुओं से पिघल नहीं रहा और दुनिया को उसकी हकीकत बता रहा है। पाकिस्तान के मंत्रियों, फौजियों और दूसरे अफसरों की लंबी चौड़ी टीम लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया के सामने अपना दुख रोने के लिए निकले हैं। पहले पहुंचे तुर्की और अब हैं ईरान में। एजेंडे पर भारत के खिलाफ समर्थन जुटाना है और पाकिस्तान का पक्ष रखना है और बातें एकदम अमन शांति की कर रहे हैं। We are ready to talk, to promote trade and also counter-terrorism if they are serious. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country like we have done. ईरान में भी शुरुआत कश्मीर के मुद्दे से ही की। अब ये अलग बात है कि ईरान से तुर्की की तरह समर्थन नहीं मिल सका है। दूसरी तरफ भारत शरीफ के घड़ियाली आंसुओं से नहीं पिघल रहा। प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद के मुद्दे पर कल से ही लगातार पाकिस्तान पर बरस रहे हैं। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जलमुर्द से उखाड़ देना चाहिए? पाकिस्तान लगातार भारत पर जीत का दावा कर रहा है। उसके सेना प्रमुख ने इस खुशी में अपने लिए फील्ड मार्शल का प्रमोशन भी ले लिया है। सेना ने करोड़ों खर्च करके पाकिस्तान में जीत के होर्डिंग्स लगवाए हैं, लेकिन बाहरी दुनिया में कुछ एक देशों को छोड़ दें तो पाकिस्तान को अपना झूठ बेचने में मुश्किल हो रही है। और इस पर बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं ब्रह्मचलानी, सामरिक मामलों के जानकार, भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर करीब से नजर रखते हैं और समझते हैं। ब्रह्मचलानी, पाकिस्तान जिस तरह शहबाज शरीफ अलग अलग मुल्कों का दौरा कर रहे हैं, अपनी कहानियां सुना रहे हैं, भारत को अग्रेसर बता रहे हैं, रो रहे हैं कि काउंटर टेररिज्म पर भी वो बात करेंगे। दुनिया कितनी गंभीरता से या कौन से मुल्क हैं जो गंभीरता से ले सकते हैं ऐसे में पाकिस्तान को, जब उसकी असलियत सबके सामने है? कई सारे मुस्लिम देश हैं दुनिया में। आप देखिए कि सिर्फ तुर्की और अजरबैजान, दो देशों ने सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट किया जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। और पहले शहबाज शरीफ गए टर्की को थैंक यू के लिए। और जो टर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्डोगन, वो पैन इस्लामिक सॉलिडारिटी में बिलीव करते हैं। उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, कई लोग कहते हैं कि न्यू ऑटोमन फॉरेन पॉलिसी है। इसका मतलब कि जो ऑटोमन एम्पायर था टर्की का, उसको रिवाइव करने की कोशिश एर्डोगन सरकार की कोशिश है ये। मगर आप देखिए कि टर्की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिलिट्री सप्लाई बन गया है पाकिस्तान के लिए। इनफैक्ट पाकिस्तान टर्की का सबसे इम्पोर्टेंट नॉन नेटो डिफेंस अलाई बन गया है। और टर्की के पास टर्की का जो डिफेंस सेक्टर है वो काफ़ी बढ़ रहा है, तो डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान टर्की का एक बड़ा मार्केट बन गया है, क्योंकि टर्की ने पाकिस्तान को सबमरीन्स बेचे हैं, दूसरे किस्म के नेवल शिप्स बेचे हैं और ड्रोन्स बेचे हैं हजारों में। अरब मुल्क हैं जैसे सऊदी अरब और दूसरे अरब मुल्क जो पाकिस्तान को पहले सहयोग देते थे पैसों से, वो पाकिस्तान की असलियत अब समझते हैं। और ख़ास करके मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद से उनकी पॉलिसी बदली है, नीतियाँ बदली हैं और पाकिस्तान को वो अब फ्री में, मुफ्त में सिर्फ पैसों की मदद देने से कतराते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं नगमा।
सऊदी अरेबिया, यूएई और काफ़ी दूसरे जो मुस्लिम देश हैं, स्पेशली जो प्रोमिनेंट मुस्लिम देश हैं, उन्होंने समझ लिया है कि अगर वो पाकिस्तान और इंडिया को हाइफिनेट करते हैं तो उससे क्या है कि उनके देश के रिश्ते भारत के साथ सफ़र करेंगे। तो उन्होंने डी हाइफिनेट कर दिया है पाकिस्तान और इंडिया को, और वो उनको सभी को पता है कि इंडिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते बनाना बहुत ही ज़रूरी है उन देशों के लिए। तो जो पाकिस्तान का जो इम्पोर्टेंस है एक समय वो काफ़ी घट गया है। तो सिर्फ अरब टर्की देश जो और हैं, अरब देश डिहाइफिनेट कर चुके हैं इंडिया पाकिस्तान को। इस समय शहबाज शरीफ जो रोना धोना कर रहे हैं बाहर जाकर, उसका क्या फायदा होगा आपको लगता है? चीन जो हमेशा कई डेकेड से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान जी आवाज ही नहीं आ रही है, आवाज ही नहीं आ रही। रामा जलानी से इस वक्त हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात वो बता रहे हैं और वो ये कि पाकिस्तान के रिश्ते टर्की से तो ज़रूर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो अरब मुल्क थे, जो उनके सहयोगी थे, उन्होंने भारत और पाकिस्तान को डिहाइफिनेट किया है, पाकिस्तान से अपनी दूरी बनाई है। उन्हें समझ में आ गया है कि भारत से रिश्ते बेहतर करने हैं तो पाकिस्तान से दूरी बनानी होगी। शहबाज शरीफ एक दौरे पर हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को कि कैसे वो ही पीड़ित हैं, लेकिन दुनिया के सामने पाकिस्तान का झूठ भी सामने आ गया। तो कितने लोग इस पर विश्वास करेंगे, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं अब दूसरी खबरों पर। अब बांग्लादेश से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे लोगों के एक जत्थे को बीएसएफ ने वापस खदेड़ दिया है। असम में भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात मंगलवार सुबह जवानों को कुछ संदिग्ध गतिविधियां नजर आई थीं। इसके बाद उन्होंने कार्रवाई की। ये लोग सोमवार से ही जमा थे और बाढ़ लांघने का मौका तलाश रहे थे। सीमा सुरक्षा बल के जवान चौकस थे। बांग्लादेश की तरफ से आ रहे लोगों के रेले को सरहद पार नहीं करने दिया गया। वापस उन्हें बांग्लादेश की सीमा में ढकेल दिया। वाकया असम में दक्षिण सलमारा मनकशार का है। घुसपैठ की कोशिश कर रहे लोगों की जब दाल नहीं गली तो वो वापस चले गए। सोशल मीडिया पर भी कुछ वीडियो चल रहे थे जिनमें बताया जा रहा था कि बांग्लादेश और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर पर तारों की बाढ़ के पार लोगों की भीड़ जमा है जो इस तरफ जाने की कोशिश कर रही है। असम पुलिस के सूत्रों के मुताबिक असम में भारत बांग्लादेश सीमा पर हाल के कुछ दिनों में तकरीबन 150 संदिग्ध लोगों को वापस बांग्लादेश में खदेड़ा गया है। पिछले हफ्ते असम पुलिस ने बांग्लादेशी होने के शक में कई लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये सिर्फ कागजात जांचने के लिए की गई कार्रवाई है। और अमेरिका ने भारतीय और दूसरे देशों के छात्रों के लिए एक चेतावनी जारी की है। भारत में अमेरिकी दूतावास के ट्विटर खाते पर चेतावनी के मुताबिक छात्रों से ये कहा गया है कि अगर वो कॉलेज को बताए बिना पढ़ाई छोड़ते हैं या फिर क्लास में नहीं जाते हैं तो उनका वीज़ा रद्द किया जा सकता है। ऐसी हालत में भविष्य में उनको अमेरिकी वीज़ा लेने में भी समस्या आ सकती है। छात्रों से कहा गया है कि वो किसी तरह की समस्या से बचने के लिए अपने वीज़ा की शर्तों का पालन करें। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि आजकल जहां गाजा है वहां पर एक शानदार रिजॉर्ट बनाया जाए। इजराइल भी गाजा को खाली कराने के लिए धड़ाधड़ हमले कर रहा है। इस वक्त पहचान में नहीं आ रहा है कि ये वही गाजा है इजरायली हमलों से पहले कितना खूबसूरत हुआ करता था। ना मकान बचे हैं ना खेत, और अब इजराइल तंबुओं में रह रहे लोगों को भी खदेड़ने पर लगा हुआ है। نزل المعوي يرحم من الحرمان من الأكل والجوع. الجوع أصعب كتير. أكبر مرض حقيقي هو الجوع. أكبر حرب نفسية للإنسان هو الجوع. जिंदा रहने के लिए इमारतों के मलबे में कुछ तलाशती एक महिला और उसकी बेटी, शायद कुछ खाने के लिए मिल जाए। 5 बच्चों की मां साइमा के सामने पेट भरने के लिए और कोई रास्ता नहीं बचा है। 20 लाख फिलिस्तीनियों में से ज्यादातर के सामने पेट भरने का इसी तरह का संकट है जो बढ़ता ही जा रहा है।
इजराइल की सेना का दावा है कि सोमवार को 170 ट्रक गाजा पहुंचे, जिनमें खाने पीने का सामान, दवाएं और इलाज में काम आने वाले उपकरण हैं। ये ट्रक संयुक्त राष्ट्र और दूसरे सहायता संगठनों के हैं। इजराइल का आरोप रहा है कि मदद का सामान हमास लूट लेता है, इसलिए इस बार मदद बांटने का तरीका बदला गया है। लोगों को सामान लेने के लिए खास जगह पर जाना होगा, जहां हथियारबंद गार्ड तैनात होंगे। फिलहाल ऐसे 4 ठिकाने बनाए गए हैं जो इजराइल के फौजी ठिकानों के करीब हैं। गाजा में चल रही जंग ने आने वाले दिनों के लिए भी खाने पीने के रास्ते बंद कर दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में खेती की 95% जमीन फिलहाल इस्तेमाल करने लायक नहीं रह गई है। खेती की 12,537 हेक्टेयर जमीन को नुकसान पहुंचा है। सिर्फ 688 हेक्टेयर जमीन ऐसी बची है जहां खेती हो सकती है। गाजा के 71.2% ग्रीन हाउस बर्बाद हो गए हैं और खेतों की सिंचाई में इस्तेमाल होने वाले 82.8% कुओं का भी यही हाल है। अक्टूबर 2023 से पहले खेती का गाजा की अर्थव्यवस्था में 10% का योगदान था और 5.5 लाख से ज्यादा लोगों के रोजगार खेती, पशुपालन या मछली पालन से जुड़े थे। गाजा की पुरानी तस्वीरें देखें तो पता चलेगा कि ये इलाका बहुत ही खूबसूरत था, खुशहाल था, लेकिन जंग ने इसे तबाह कर दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू इसे दोबारा बसाना चाहते हैं, लेकिन लोगों को खदेड़ कर। तो ये था गाजा का हाल। और आइए अब देखते हैं दुनिया की कुछ और खबरें दुनिया के कोने कोने से। मंगलवार की सुबह यूक्रेन के शहर सूमी पर रूस के हमलों में भारी नुकसान पहुंचा है। एक कारखाना, कई रिहायशी इमारतें और कई गाड़ियां हमले में तबाह हो गए हैं। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई धमाके सुने। यूक्रेन की एयरफोर्स का दावा है कि उसने रूस की तरफ से दागे गए 60 ड्रोन में से 43 को गिरा दिया है। और शार्लेट वॉकर ऑस्ट्रेलिया की सबसे कम उम्र की सांसद बनी हैं। वो सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के टिकट पर साउथ ऑस्ट्रेलिया से चुनी गई हैं। वो ऑस्ट्रेलिया के बड़े जटिल रैंक ऑर्डर वोटिंग सिस्टम के जरिए चुनी गई। उनका कार्यकाल 6 साल का होगा। वॉकर से पहले सबसे नौजवान सेनेटर ग्रीन पार्टी के जॉर्डन स्टील जॉन थे, जो 23 साल की उम्र में 2017 में चुने गए थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अब तक के सबसे नौजवान सांसद डब्ल्यू रॉय रहे हैं, जो 2010 में 20 साल की उम्र में प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए। उन्होंने 3 साल के 2 कार्यकाल पूरे किए। और ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो के समंदर किनारों की खूबसूरती में रेत पर फैली छोटी छोटी दुकानों से आती सांबा म्यूजिक की ये आवाज़ और 4 चांद लगा देती है। लेकिन अब अगर दुकानदार के पास परमिट नहीं है तो इस तरह के संगीत पर पाबंदी लग सकती है। मेयर का कहना है कि शहरी व्यवस्था, लोगों की सुरक्षा और पर्यावरण के मद्देनज़र उन्होंने इस बारे में आदेश जारी किया है। 1 जून से ये आदेश लागू हो जाएंगे। गैर कानूनी तौर पर खाना और कोल्ड ड्रिंक्स बेचने वालों और कुर्सियां किराए पर देने वालों पर भी रोक लगेगी।